अब एक वो तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसने कल हर किसी को गमज़दा कर दिया था, यानी हर कोई दुखी था उस तस्वीर को देखकर। वैसे अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आपको इंटरनेशनल ट्रेवल करना हो या फिर किसी लंबी दूरी का कोई सफर तय करना हो तो आपकी पहली पसंद यात्रा के लिए क्या होगी? जाहिर है आप ये यात्रा किसी विमान से करना चाहेंगे। पिछले कुछ हफ्ते में पूरी दुनिया में, कुछ वक्त मान के रखिए कि पूरी दुनिया में हवाई यात्राओं का क्रेज बढ़ गया है और लोग समय बचाने के लिए सड़क मार्ग या ट्रेनों की जगह हवाई यात्रा को तरजीह दे रहे हैं। और भारत में पिछले कुछ वक्त से एविएशन के सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और कई छोटे शहरों को भी हवाई संपर्क से जोड़ा गया है। हवाई यात्रा सिर्फ समय ही नहीं बचाती है, इसे यातायात का सबसे सुरक्षित जरिया भी माना जाता है। लेकिन आज डीएनए में हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो दिल दहला देने वाली है और ये तस्वीरें बताती है कि अभी भी आसमानी सफर को सुरक्षित बनाने के लिए काफी काम किया जाना बाकी है। ये जो तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर नेपाल के पोखरा की है, जहां कल यानी रविवार को एक 72 सीटर विमान हादसे का शिकार हो गया। इस विमान ने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रविवार सुबह 10:33 पर उड़ान भरी थी, जहां इसे करीब 200 किलोमीटर दूर पोखरा पहुंचना था और यहां तक पहुंचने में विमान को सिर्फ 25 मिनट का वक्त लगना था। लेकिन 10:50 पर ही विमान का एटीसी से संपर्क टूट गया और वो पोखरा हवाई अड्डे से कुछ दूरी पर ही हादसे का शिकार हो गया। पोखरा एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मिली जो जानकारी है उसके मुताबिक विमान उनके कंट्रोल टावर की नजर में आ चुका था और अगर सब कुछ सही रहता तो वो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही रनवे पे उतर जाता। लेकिन ये 10 सेकंड विमान में सवार 72 लोगों की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गए और ना तो ये विमान अपनी मंजिल तक पहुंचा और ना ही ये लोग। वहां से सामने आई कुछ तस्वीरों में यह विमान एयरपोर्ट के करीब उड़ता दिखा, लेकिन रनवे के बेहद करीब पहुंचने के बाद विमान ने अचानक एक तेज टर्न लिया और उसके बाद तेजी से नीचे आते हुए एक पहाड़ी से टकरा गया। टक्कर के बाद विमान में धमाके के साथ आग लग गई। तो देखिए, दो वीडियो उस वक्त के सामने आए। एक वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से विमान अपना बैलेंस खोता हुआ नजर आ रहा है। किसी इंसान ने उस वक्त इस विमान का वीडियो बनाया था और उसके बाद उसके क्रैश होने की तस्वीर भी सामने आती है। और सोचिए, ये दूरी महज 10 सेकंड की थी, यानी 10 सेकंड के अंदर उस फ्लाइट को रनवे पे उतरना था। लोगों को जहां जाना था वो वहां से फ्लाइट से उतरने के बाद जाते, लेकिन ये आखिरी 10 सेकंड इस विमान में बैठे लोगों पर भारी पड़ गए। इस विमान में 68 यात्रियों समेत चालक दल के 4 लोग भी सवार थे और अधिकारियों के अनुसार इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा है। इस हादसे में विमान में सवार 15 विदेशी नागरिकों की भी मौत हो गई, जिनमें 5 भारतीय भी शामिल थे। इस विमान में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सोनू जायसवाल भी सवार थे और अब उनका विमान के अंदर से बनाया गया एक वीडियो भी वायरल है। हादसे के वक्त वो विमान के अंदर से फेसबुक लाइव कर रहे थे, जिसमें विमान रनवे की तरफ बढ़ता दिख रहा था और उनके साथियों के चेहरों पर उस वक्त मुस्कान थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि अगले पल क्या होने वाला है, और पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। विमान क्रैश हो गया। वीडियो बनाने वाले नहीं बचे, लेकिन हादसा कितना खतरनाक था इसे उस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ चंद सेकंड के अंदर हुए हादसे की पूरी टाइम लाइन दर्ज है। अब हम आपको पोखरा हादसे से जुड़ी एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, जिसे देखकर आप समझ सकेंगे कि पोखरा में अब तक हुआ क्या है।
मैं यहाँ नेपाल पोखरा में हूँ, जहाँ पे एक एयरक्राफ्ट जो 72 लोगों को लेके काठमांडू से निकली थी वो क्रैश हो गई यहाँ पे सेती रिवर में। आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये फ्लाइट के नीचे माना जा रहा है कि 3 बॉडीज होने के चांसेस हैं और अभी तक 68 बॉडीज मिल गई हैं और वो काफ़ी नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स, नेपाल पुलिस एंड नेपाल आर्मी के 200 से ऊपर ऑफिशियल्स मौजूद है यहाँ पे। और ये बोला जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट को भी यहाँ से हटाने के चांसेस ये हटा रहे हैं ताकि उन्हें बाकी जो बॉडीज, जो 4 बॉडीज जो बाकी हैं उनका मिलना का चांस बोल रहे हैं। एंड हमारे प्रधानमंत्री प्रचंड ने सारे रेस्क्यू वर्कर्स को बोला है टू रिट्रीव ऑल द बॉडीज, सारे बॉडीज़ को ही लेके निकलना है यहाँ से और आज के आज ही इसको काठमांडू भेजा जाएगा। 5 मेंबर की कमेटी फॉर्म की गई है टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये क्रैश का रीज़न क्या है, इसका कॉज क्या है जो ऐसा क्रैश किया गया है। और यहाँ के ऑलमोस्ट 63 बॉडीज़ यहाँ से हॉस्पिटल भेज दी गई है और वो हॉस्पिटल में जाके उनकी आइडेंटिफिकेशन चीन स्टार्ट हो गई है और फैमिली मेम्बर्स को कांटेक्ट किया जा रहा है। घटना दुखद भयो हैन। अब यसको उद्धार कार्यको निम्ति सम्पूर्ण शक्ति लगाइएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी सबै अहिले छानबिन जाँचबुझ भइराखेको छ। धड़ाम से आवाज़ आई, उसके बाद हम लोग निकल के छत के ऊपर गए तो फिर देखे धुआं। तो हम लोगों को लगा कि ऐसा कि मतलब लगता है एयर जो है क्रैश हो गया है। तो हम लोग दौड़ते इधर आए और मैं और मेरा दोस्त दीपक, हम दोनों दौड़ते आए। उसके बाद दीपक जो है उधर बचाने के लिए, उन लोगों को बचाने के लिए नीचे गया। हम तो नहीं गए, हम तो बाहर ही थे और दीपक मेरा दोस्त वो नीचे गया और तकरीबन 35 लोगों को जो है निकाला। ग्यारह बजने के लिए कुछ समय था, हमने टाइम नोटिस नहीं किया था। मैं धूप पे बैठ रहा था, थोड़ा मौसम फन रहता है यहाँ पर, और मैंने देखा कि एक प्लेन आ रहा है नीचे हाइट में। वो मुझे मालूम नहीं था कि ये क्रैश होने वाला है, मुझे मालूम नहीं था। जस्ट प्लेन नीचे देखा मैं कहा कि मैं वीडियो शूट कर लूंगा इसका। वहां पर एक बहुत बड़ी फ्लेम आ गई थी, मैं डर गया था। मैं तो वो सीन देखकर डर गया था। मुझे मालूम नहीं था कि वो क्रैश होने वाला है। प्लेन अचानक से वो टिल्ट हो जाता है, जैसे कि वो फाइटर प्लेन जैसे कि मिसाइल को डॉज करने के लिए टिल्ट होता है ना। मैंने उसे देख लिया कि मैं तो हैरान रह गया कि अब ये श्योर हमारे बस्ती में आने वाला है, तो मेरे नजदीक ही आने वाला है। मैं तो ये सोच कर बैठा कि आज ये क्रैश होएगा और ये सारा यहाँ का खत्म होगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। ये सोच के मेरे दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, तो मेरा हाथ आपसे आप डाउन हो गया था उस वक्त। इस विमान को कैप्टन कमल केसी उड़ा रहे थे और वो न सिर्फ एक अनुभवी पायलट थे बल्कि वो ट्रेनर भी थे। उन्हें 21,900 घंटे यानी
तकरीबन 22,000 घंटे विमान उड़ाने का एक्सपीरियंस था, जबकि विमान की को पायलट अंजू खातीवाड़ा को भी 6,400 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव था और वो काठमांडू से पोखरा के बीच कई उड़ानें भर चुकी थी। अंजू खातीवाड़ा के पति दीपक पोखरियाल भी येती एयरलाइंस में ही पायलट थे, लेकिन करीब 16 वर्ष पहले वर्ष 2006 में हुई एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया था और पति की मृत्यु के बाद अंजू ने उनके बीमा की रकम से ही पायलट बनने की ट्रेनिंग ली और बाद में उन्होंने भी येती एयरलाइंस में विमान उड़ाना शुरू कर दिया। अंजू खातीवाड़ा को इस उड़ान के बाद प्रमोशन मिलने वाला था और अगर ये 10 सेकंड ठीक ठाक गुजर जाते तो वो को पायलट से कैप्टन बन जाती। यानी विमान के दोनों पायलट काफी अनुभवी थे और काठमांडू से पोखरा तक ये रूट भी उनके लिए नया नहीं था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस हादसे की वजह क्या है और उन 10 सेकंड में हुआ क्या था। अब हम डीएनए में कुछ इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर जब सब कुछ सही था तो पायलट ने अचानक से रनवे के दूसरी तरफ से लैंडिंग की परमिशन क्यों मांगी? पोखरा का रनवे पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ बना हुआ है और एटीसी के मुताबिक पायलट ने पहले पूर्वी दिशा की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी, यानी अनुमति, और पायलट को इसकी मंजूरी भी दे दी गई। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पायलट ने पश्चिम वाले छोर की तरफ से लैंडिंग की मंजूरी मांगी, उसे दोबारा परमिशन दे दी गई। लेकिन इससे पहले कि विमान टर्न लेकर दूसरे छोर तक पहुंचता वो क्रैश हो गया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पायलट को आखिरी वक्त में अपना फैसला बदलने की जरूरत क्यों पड़ी और इस हादसे की जांच के लिए गठित कमेटी इस सवाल का जवाब भी तलाश रही है। यही नहीं, पोखरा के जिस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है उसका उद्घाटन सिर्फ 2 हफ्ते पहले हुआ था, सिर्फ 2 हफ्ते पहले, और इसी 1 जनवरी को नए वर्ष के मौके पर नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इसका उद्घाटन किया था और डेमो फ्लाइट के तौर पर उस दिन येती एयरलाइंस के इसी ATR 72 विमान ने ही वहां उड़ान भरी थी। ये एयरपोर्ट जो है ये चीन सरकार ने फंड किया है नेपाल गवर्नमेंट के लिए और ये अभी 1 जनवरी को ही इनॉग्रेट किया था नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल ने और अभी इसको 15 दिन ही हुए थे। ये काफ़ी एडवांस्ड फ्लाइट एयरपोर्ट डेफिनेटली हम इसको बोल सकते हैं और इसका जो आप ये जो पूछ रहे हैं रनवे 30 और रनवे 12 का जो हमारा डिफरेंस क्या है, इसमें ये थोड़ा बहुत ही टेक्निकल है। रनवे 30 है वो थोड़ा सा एडवांस्ड है। इसमें ऐसा एक सिस्टम है जिससे पायलट को कंप्यूटर गाइड कर सकता है लैंडिंग के लिए। ये मैं 30 की बात कर रही हूँ, रनवे 30 पे, जहाँ पे ATC ने उन्हें परमिशन दे दी थी लैंडिंग के लिए और इसमें पायलट को गाइड किया जाता है कि कंप्यूटरली गाइड मिलता है कि कहाँ पे वो पॉइंट पे लैंडिंग करनी है और किस एक्सटेंड तक 200 फीट तक ऑफ द रनवे कि वो कितना तक जा सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें रनवे 12 की, वो रनवे 12 वो रनवे है जहाँ पे पायलट को लैंड करने का सजेशन दिया था पायलट ने और ये भी कहा जा रहा है कि पायलट ने ये इसलिए सजेस्ट किया था क्योंकि वो काफ़ी रनवे 12 के पास में थे तो उन्हें लगा कि ये थोड़ा आसान होगा, इधर ही पास में है बोल के इधर ही लैंडिंग हो जाए। ये रनवे 12 जो है ये नॉन प्रिसिशन बोलते हैं। इसमें नॉन प्रिसिशन इसका मतलब ये है कि इसमें मैनुअली पायलट को डिसाइड करना पड़ता है और इसमें आपको बस लंबाई पता चल सकती है कि हाँ आपके पास आगे जाने का इतना जगह है या फिर आप यहाँ पे लैंडिंग कर सकते हैं, फिर आगे आपके पास स्पीड रोकने के लिए भी उतनी जगह है। ये आपको नॉन प्रिसिशन में पता चलेगा जो है रनवे 12 में। बट इसमें एक ये प्रॉब्लम है कि इसमें आपको चौड़ाई का पता नहीं चलता रनवे 12 में, एक ये कारण भी हो सकता है। खराब मौसम वाला एंगल पहले ही खारिज किया जा चुका है क्योंकि रविवार के दिन आसमान साफ था, हवा की रफ्तार भी सामान्य थी, यानी कि विजिबिलिटी की भी कोई दिक्कत नहीं थी। यही नहीं, पायलट ने ATC को अंत तक कोई इमरजेंसी मैसेज नहीं भेजा, वो सिर्फ लैंडिंग की अनुमति मांग रहा था। ऐसे में जांच समिति की पूरी जांच विमान के ब्लैक बॉक्स पर टिक गई है जिसे आज विमान के मलबे से बरामद कर लिया गया है। ऐसे में अब आपको यह समझना चाहिए कि आखिर ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है और इसके जरिए विमान हादसे की वजह का पता कैसे लगाया जाता है। तो ये जानिए कि ब्लैक बॉक्स एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विमान के पिछले हिस्से में लगाई जाती है। इसमें विमान की ऊंचाई, दिशा, तापमान, रफ्तार, ईंधन की मात्रा के साथ साथ उस विमान के सभी उपकरणों की स्थिति की जानकारी दर्ज होती है।
इसके अलावा उसमें कॉकपिट के अंदर होने वाली पूरी बातचीत भी रिकॉर्ड होती है। इसमें पायलटों की आपसी बातचीत, उनकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुई बातचीत के साथ साथ स्विच और इंजन की आवाज भी रिकॉर्ड होती है। और सबसे खास बात यह है कि इसका नाम भले ही ब्लैक बॉक्स हो, लेकिन असलियत में यह गहरे नारंगी रंग का होता है। इसे नारंगी रंग का इसलिए बनाया जाता है ताकि हादसे की हालत में धूल, मिट्टी या झाड़ियों के बीच भी इसे दूर से देख लिया जाए। ब्लैक बॉक्स को इस तरह से बनाया जाता है कि यह ना तो आग से खराब होता है, ना ही पानी में डूबने से। इसके अलावा इससे खास तरह की तरंगे निकलती रहती है, जिसकी मदद से गहरे पानी में भी इसे ढूंढा जा सकता है। और किसी दुर्घटना की जांच के दौरान इसमें रिकॉर्ड हुई आवाजें और दूसरे डेटा को एनालाइज कर हादसे की वजह का पता लगाया जा सकता है। और इसलिए नेपाल में नष्ट हुए विमान का ब्लैक बॉक्स बेहद अहम है, जिसे अब जांच के लिए भेज दिया गया है। मौजूदा वक्त में विमानों को यातायात का सबसे सुरक्षित और सरल साधन माना जाता है। और कोरोना से पहले पूरी दुनिया में 1,76,000 उड़ानें रोजाना संचालित हो रही थी, जिनमें 60 लाख लोग रोजाना ट्रेवल कर रहे थे, यानी यात्रा कर रहे थे। और आज किसी भी वक्त दुनिया भर में लगभग 5 लाख लोग हवा में होते हैं। और इन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एविएशन से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए यह हादसे की जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था।